हाय दोस्तों, आज हम देखने वाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम पहले तो देखेंगे वृषण को, जिसे इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। इसमें वृषण जो होता है वह नर जनन अंग होता है। नर जनन अंग होता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृषण में युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होता है जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव करता है। यह टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स द्विगुणित गौण लक्षण को प्रदर्शित करता है। कौन सा? या इसे द्वितीय गौण लक्षण भी बोल सकते हैं। वृषण जो होता है यह अंडाकार संरचना का होता है। चलिए इसे आगे देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे है। यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पे वृषण जो है यह अंडाकार संरचना का है। वृषण जो एक लेयर से ढका होता है। इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण शरीर के बाहर उदर गुहा की थैली में स्थित होता है। किसमें? उदर गुहा के थैली में स्थित होता है, जिसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण का तापमान टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से लगभग 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। कितना? 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम। वृषण एक आवरण से घिरा होता है, जिसे अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण। ये इसको इधर देख लेते हैं। अधिवृषण के अंदर 250 कक्ष प्रेजेंट होते हैं, जिसे वृषण पालिका कहते हैं, या इसे टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। वृषण के अंदर या फिर प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 2 से 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्रजनन नलिकाओं में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। प्रत्येक शुक्रजनन नलिका के अंदर 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, पहला और दूसरा। पहला जो होता है नर जर्म कोशिका, दूसरा सटोरली कोशिका। इसमें से जो नर जर्म कोशिका होता है वह अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करता है। किसका? शुक्राणु का निर्माण करता है। जबकि ये सटोरली कोशिका पोषण प्रदान करती है नर जर्म कोशिका को। इसको नर जर्म कोशिका को सटोरली कोशिका क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। अब इसके आगे हम लोग अधिवृषण देखते हैं। अधिवृषण या फिर एपिडिडाइमिस, यह ई है। यह जो होता है वृषण के अंदर पाए जाने वाला अतिरिक्त भाग को अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण में 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी अतिकुंडलित
कुंडलित नलिका पाई जाती है। इन नलिकाओं में शुक्राणु का संग्रहण एवं परिपक्वता होता है। यह पूर्ण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इसमें शुक्राणु जो है परिपूर्ण हो जाता है। अब इसके आगे शुक्रवाहिनी देखते हैं हम लोग। यह शुक्रवाहिनी 35 से 40 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका होती है जो अधिवृषण नलिका से शुरू होकर उदर गुहा से होती है। अधिवृषण से, यहाँ पर अधिवृषण बताएं, इसे शुरू होकर उदर गुहा से होते हुए शुक्राणु में खुलती है। यह किस में खुलती है? शुक्राणु में खुलती है। शुक्राणु के अंदर एक जोड़ी प्रोटेस्ट ग्रंथि तथा एक जोड़ी काउपर ग्रंथि, काउपर को बाल्बोयूरेथ्रल कहते हैं, ये पाई जाती है शुक्राणु में। पहला प्रोटेस्ट ग्रंथि, दूसरा काउपर ग्रंथि या बाल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि शुक्राशय के अंदर पाई जाती है। शुक्राशय के अंदर पाई जाती है, जो कुछ मात्रा में फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम का स्राव करता है, जो शुक्राणुओं के पोषण एवं प्रचलन के लिए आवश्यक होता है। शुक्रवाहिनी शुक्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग में खुलती है। मूत्र मार्ग या फिर यूरेथ्रा। अब इसके आगे शिश्न देख लेते हैं या फिर ग्लैंस पेनिस। शिश्न की लंबाई सामान्यतया 6 से 7 सेंटीमीटर होती है तथा उत्तेजित अवस्था में यह 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाता है। शिश्न का जो होता है उसका अगला हिस्सा जो होता है वो चर्म का बना होता है। चर्म यानी कि मांस का बना होता है, वो बना होता है, या फिर इसे बोल सकते हैं चर्म से ढका होता है, जिसे शिश्न मूंड कहते हैं। शिश्न वह भाग होता है जो वृषण द्वारा बनाए गए शुक्राणुओं का मादा के गर्भाशय में छोड़ता है। मादा के गर्भाशय में छोड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम फुल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो ये शिश्न मूंड है वह चर्म से ढका होता है, यही है।